हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। जरा सोचिए दोस्तों, अगर एक पूरी साम्राज्यवादी ताकत सिर्फ एक औरत के नाम से डरने लगे तो वह औरत कैसी होगी। जब अंग्रेजों की तोपें बोलती थीं, जब झांसी की गलियां जल रही थीं, जब हर रास्ता बंद हो चुका था, तब एक आवाज उठी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह कहानी सिर्फ तलवार और युद्ध की नहीं है। यह कहानी है एक बच्ची की, एक रानी की, एक माँ की और उस साहस की जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। इतिहास ने उन्हें विद्रोही कहा, लेकिन भारत ने उन्हें अमर कहा। आज आप सुनेंगे वह कहानी जो किताबों में अधूरी है, वह सच जो रिपोर्ट्स में छुपा दिया गया, और वह आग जो 1857 में जली और आज तक बुझी नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक स्त्री कैसे इतिहास का रुख मोड़ देती है, तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ झांसी की रानी की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जो कभी झुका नहीं और कभी झुकेगा नहीं। इससे पहले दोस्तों, अपनी कहानी शुरू करते हैं। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, 1828 का भारत आजाद नहीं था, लेकिन पूरी तरह गुलाम भी नहीं हुआ था। देश की जमीन पर अभी भी देसी रियासतें थीं, अपने राजा, अपने नियम, अपने संस्कार। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे जड़ें जमा रही थी, लेकिन आम आदमी के जीवन में अभी भी मंदिर की घंटियां, सुबह की आरती और शाम की चौपाल ही सबसे बड़ी सच्चाई थी। इसी भारत में, इसी माहौल में, वाराणसी की एक साधारण सी गली में एक मराठा परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। कोई शंख नहीं बजे, कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, बस एक नवजात की रोने की आवाज थी। और वही आवाज आने वाले समय में अंग्रेजी हुकूमत के लिए चेतावनी बनने वाली थी। बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। पिता मोरोपंत तांबे पढ़े लिखे, अनुशासित और विचारशील व्यक्ति थे। वह उन लोगों में से थे जो भाग्य को अंतिम सच नहीं मानते थे। माँ भागीरथी बाई शांत स्वभाव की, लेकिन भीतर से मजबूत। मणिकर्णिका का बचपन बहुत लंबा नहीं था। 4 साल की उम्र में उसने वह सीख लिया जो कई लोग पूरी जिंदगी नहीं सीख पाते, अपनों को खोने का दर्द। माँ की मृत्यु ने घर को नहीं, मणिकर्णिका की दुनिया को खाली कर दिया। उस उम्र में बच्चे सवाल नहीं पूछते, वे बस चीजों को महसूस करते हैं। और मणिकर्णिका ने उस खालीपन को अपने भीतर कहीं गहरे बैठा लिया। मोरोपंत ने उस दिन रोने के बजाय निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि उनकी बेटी सहारे की तलाश में नहीं, अपने भीतर ताकत ढूंढना सीखेगी। यह निर्णय उस समय के समाज के खिलाफ था। लड़कियों को पढ़ाना भी जरूरी नहीं माना जाता था और हथियार सिखाना तो पाप समझा जाता था। लेकिन मोरोपंत ने किसी की नहीं सुनी। मणिकर्णिका की शिक्षा शुरू हुई। संस्कृत के श्लोक, मराठी की कहानियां, इतिहास की घटनाएं, लेकिन साथ साथ शरीर को भी मजबूत किया गया। घुड़सवारी, तलवार, भाला, धनुष, यह सब किसी योजना के तहत नहीं, बस स्वाभाविक रूप से उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वह डरती नहीं थी, और शायद यही सबसे खतरनाक बात थी। कुछ सालों बाद मोरोपंत बिठूर चले गए, जहां पेशवा बाजीराव द्वितीय का निवास था। यह जगह मणिकर्णिका के जीवन में निर्णायक साबित हुई। बिठूर में उसे वह मिला जो किसी भी योद्धा को चाहिए होता है, खुला मैदान, अभ्यास के साथी और देखने वाली आंखें। दरबार के लोग पहले हंसे। एक लड़की तलवार चलाती हुई, लेकिन हंसी जल्दी ही खामोशी में बदल गई। वह लड़कों से पीछे नहीं रहती थी, कई बार आगे निकल जाती थी। पेशवा उसे ध्यान से देखते थे। उन्हें अनुभव था, उन्होंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह कुछ अलग था। वह लड़की खेल नहीं रही थी, वह तैयारी कर रही थी। बिठूर में उसकी दोस्ती नाना साहेब और तात्या टोपे से हुई। तीनों एक साथ बड़े हो रहे थे और अनजाने में इतिहास की एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। मणिकर्णिका को वहां छबीली कहा जाता था। नाम में शरारत थी, लेकिन उसके भीतर अनुशासन था। समय के साथ उसका व्यक्तित्व साफ होने लगा। वह चुप रहने वाली नहीं थी,
लेकिन बेवजह बोलने वाली भी नहीं। वह देखती थी, समझती थी और जरूरत पड़ने पर निर्णय लेती थी। यही वह समय था जब भारत में अंग्रेजों की नीतियां धीरे धीरे बदल रही थीं। राजाओं को कमजोर किया जा रहा था, सेनाएं सीमित की जा रही थीं और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से सत्ता की ओर बढ़ रही थी। मणिकर्णिका यह सब नहीं समझती थी, लेकिन वह यह जरूर महसूस करती थी कि कुछ सही नहीं है। 1842 में उसका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से तय हुआ। यह विवाह राजनीतिक नहीं था, लेकिन इसके परिणाम राजनीतिक बनने वाले थे। झांसी पहुंचकर उसका जीवन बदला। अब वह सिर्फ बेटी नहीं थी, वह रानी थी। नाम बदलकर लक्ष्मीबाई हो गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। महल की शांति के भीतर भी वह सजग थी। वह प्रजा से मिलती, राज्य के मामलों को समझती और महाराज के साथ चर्चाओं में हिस्सा लेती। गंगाधर राव ने कभी उसे सीमित नहीं किया। शायद वह भी समझ चुके थे कि यह स्त्री सामान्य नहीं है। 1849 में जब पुत्र जन्मा तो लगा कि झांसी का भविष्य सुरक्षित हो गया, लेकिन वह खुशी भी क्षणिक थी। बच्चे की मृत्यु ने लक्ष्मीबाई को भीतर तक हिला दिया, लेकिन बाहर कुछ नहीं टूटा। यहीं से उसके भीतर का इंसान धीरे धीरे पूरी तरह रानी बनने लगा। 1853 में महाराज की तबीयत बिगड़ने लगी। लक्ष्मीबाई सब समझ रही थीं और इसी समझ ने उन्हें कठोर बना दिया। दामोदर राव को गोद लिया गया। सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ। कागजात, रस्में, घोषणाएं। लक्ष्मीबाई को विश्वास था कि कानून उनका साथ देगा। उन्हें नहीं पता था कि अंग्रेज कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। महाराज की मृत्यु के साथ एक युग समाप्त हुआ और वहीं से दूसरे युग की शुरुआत हुई, संघर्ष के युग की। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी के महल में एक अजीब सा सन्नाटा था। यह वह सन्नाटा नहीं था जो शोक के बाद आता है। यह वह सन्नाटा था जो तूफान से पहले हवा में भर जाता है। लक्ष्मीबाई अब केवल एक रानी नहीं थीं, वह विधवा थीं, एक मां थीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसा शासक थीं जिसके राज्य पर अब सीधी नजर रखी जा रही थी। दामोदर राव अभी बहुत छोटा था। वह गोद में खेलता। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके भविष्य पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। लक्ष्मीबाई को भरोसा था। उन्हें लगा था कि अंग्रेज, जो खुद को कानून और व्यवस्था का प्रतीक बताते हैं, कम से कम लिखित नियमों का सम्मान करेंगे। लेकिन यह भरोसा बहुत जल्द टूटने वाला था। कुछ ही समय बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि झांसी पहुंचा। उसके साथ सैनिक थे, कागजात थे और एक ऐसी भाषा थी जिसमें सम्मान नाम की कोई चीज नहीं थी। फरमान साफ था, दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। झांसी अब कंपनी के अधीन होगी। लक्ष्मीबाई को केवल पेंशन दी जाएगी। यह शब्द सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, यह सीधा अपमान था। लक्ष्मीबाई ने कागजों को ध्यान से नहीं देखा। उन्होंने उस आदमी की आंखों में देखा, जैसे उसकी नीयत पर रही हो। वह उस पल रोई नहीं, उनकी आवाज ऊंची नहीं हुई, लेकिन उनके भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल गया। उन्होंने साफ कहा कि झांसी कोई संपत्ति नहीं है जिसे कागज से छीना जा सके। यह एक राज्य है, एक परंपरा है और एक जिम्मेदारी है। अंग्रेज अधिकारी ने इसे विरोध समझा, लेकिन असल में वह एक चेतावनी थी। उस दिन के बाद लक्ष्मीबाई ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने समझ लिया था कि यह लड़ाई अदालतों में नहीं लड़ी जाएगी, यह लड़ाई जमीन पर लड़ी जाएगी। झांसी धीरे धीरे बदलने लगी। महल के भीतर, जहां कभी संगीत गूंजता था, अब रणनीति पर चर्चा होने लगी। किले की दीवारों की जांच हुई, तोपों की हालत देखी गई, सेना को दोबारा संगठित किया गया। लेकिन लक्ष्मीबाई सिर्फ हथियार नहीं जुटा रही थीं, वह मन तैयार कर रही थीं। उन्होंने सैनिकों से बात की, सीधे स्पष्ट शब्दों में, बिना झूठे वादों के। उन्होंने कहा कि यह युद्ध आसान नहीं होगा, हार भी संभव है, मौत भी, लेकिन गुलामी स्वीकार्य नहीं है। यही बात झांसी के लोगों को समझ में आ गई।
लक्ष्मीबाई ने एक ऐसा फैसला भी लिया जो उस समय अकल्पनीय था। उन्होंने स्त्रियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। यह किसी नारे के लिए नहीं था, यह जरूरत थी, क्योंकि लक्ष्मीबाई जानती थीं कि अगर किला टूटा तो केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, पूरा शहर लड़ेगा। धीरे धीरे झांसी सिर्फ एक राज्य नहीं रहा, वह प्रतिरोध का केंद्र बन गया। उधर अंग्रेज भी सब देख रहे थे। 1857 की शुरुआत तक पूरा उत्तर भारत अंदर ही अंदर उबल रहा था। मेरठ से विद्रोह की खबर आई, फिर दिल्ली, फिर कानपुर। अंग्रेज समझ चुके थे कि यह कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है, यह एक श्रृंखला है। और झांसी उस श्रृंखला की सबसे खतरनाक कड़ी बनती जा रही थी। अप्रैल 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी की ओर बढ़ी। यह कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, यह महीनों की तैयारी का नतीजा था। तोपें थीं, घुड़सवार थे, अनुभवी अफसर थे, और सबसे बड़ी बात, यह विश्वास था कि एक छोटी रियासत ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। जब पहली तोप चली तो झांसी की जमीन कांप उठी, धुआं छा गया, आवाजें गूंज उठीं, लेकिन किले के भीतर अराजकता नहीं थी। लक्ष्मीबाई पूरी तरह तैयार थीं। वह सैनिकों के बीच घूमी, किसी को आदेश देती, किसी को हौसला। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। यह देखकर दूसरों का डर भी कम हो जाता था। दिन बीतते गए, हमले तेज होते गए। अंग्रेजों की तोपें धीरे धीरे किले की दीवारों को कमजोर करने लगीं। लाशें गिरीं, खून बहा, लेकिन झांसी झुका नहीं। लक्ष्मीबाई जानती थीं कि यह स्थिति हमेशा नहीं चल सकती। एक दिन किले की एक दीवार टूट गई। यह वह पल था जहां बहुत से शासक आत्मसमर्पण कर देते, लेकिन लक्ष्मीबाई ने कुछ और सोचा। उन्होंने समझ लिया कि झांसी अब बचाई नहीं जा सकती, लेकिन संघर्ष बचाया जा सकता है। रात का अंधेरा फैला, आग की लपटें अभी भी शहर में थीं। लक्ष्मीबाई ने अंतिम निर्णय लिया। दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा, घोड़े बादल को तैयार किया। यह पल सिर्फ एक पलायन नहीं था, यह एक रणनीतिक कदम था। उन्होंने झांसी को छोड़ा, लेकिन युद्ध को नहीं। जब वह किले से निकली तो इतिहास ने दिशा बदल ली। अंग्रेज अगली सुबह तक यही समझते रहे कि रानी किले के भीतर है। जब उन्हें सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्मीबाई अब सिर्फ झांसी की रानी नहीं रहीं, वह विद्रोह की प्रतीक बन चुकी थीं। और यह कहानी अब और बड़ी होने वाली थी। यह वह हिस्सा है जहां कहानी भावुक नहीं होती, भारी होती है, क्योंकि अब यह तय हो रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई इतिहास में कैसे याद की जाएंगी। झांसी पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसके जलते हुए दृश्य लक्ष्मीबाई की आंखों से नहीं गए थे। घोड़ा लगातार दौड़ रहा था। रात ठंडी थी और हवा में बारूद की गंध अब भी बाकी थी। दामोदर राव उनकी पीठ से लगा हुआ था। वह बच्चा था, लेकिन उसका भार सिर्फ शरीर का नहीं था, वह पूरे भविष्य का भार था। लक्ष्मीबाई जानती थीं कि अब उनके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। अब हर जगह अस्थायी है, हर ठहराव सिर्फ अगले युद्ध तक। कई दिनों की यात्रा के बाद वह कालपी पहुंची। कालपी कोई सुरक्षित राजधानी नहीं थी, वहां कोई भव्य महल नहीं था, वह बस एक ऐसा स्थान था जहां अभी अंग्रेज पूरी तरह काबिज नहीं हो पाए थे। यहीं उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। वही तात्या टोपे जो अब सिर्फ मित्र नहीं, बल्कि पूरे विद्रोह की रणनीतिक रीढ़ बन चुके थे। कालपी में हालात साफ थे, संसाधन कम थे, सेना थकी हुई थी और अंग्रेजों की ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा संगठित थी। फिर भी हार का विचार किसी के मन में नहीं था। लक्ष्मीबाई ने वहां भी वही किया जो झांसी में किया था। उन्होंने किसी से झूठा भरोसा नहीं दिया, किसी को यह नहीं कहा कि जीत तय है। उन्होंने बस इतना कहा कि लड़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि रुकना ही असली हार है। कालपी में अंग्रेजों से फिर सामना हुआ। तोपें चलीं, सेनाएं भिड़ी,
इस बार लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। संख्या और हथियारों के सामने भारतीय पक्ष टिक नहीं पाया। कालपी हाथ से निकल गया। यह एक और हार थी, लेकिन यह वह हार नहीं थी जो मनोबल तोड़ देती है। लक्ष्मीबाई समझ चुकी थीं कि अब युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। अब यह किसी एक राज्य को बचाने की लड़ाई नहीं थी, अब यह अस्तित्व की लड़ाई थी। यहीं से ग्वालियर का विचार सामने आया। ग्वालियर उस समय रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। मजबूत किला, प्रशिक्षित सेना और राजनीतिक महत्व। अगर ग्वालियर हाथ में आ जाए तो विद्रोह को नई सांस मिल सकती थी। लक्ष्मीबाई और उनके साथियों ने जोखिम लिया। ग्वालियर पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते असुरक्षित थे, अंग्रेज पीछा कर रहे थे। लेकिन जब जोखिम ही जीवन बन जाए तो डर की जगह नहीं बचती। ग्वालियर पहुंचे तो हालात मिले जुले थे। कुछ लोग अंग्रेजों के पक्ष में झुके हुए थे, कुछ तटस्थ थे और कुछ अभी भी इंतजार में थे। लक्ष्मीबाई ने भाषण नहीं दिए, उन्होंने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। वह बस सामने आईं, घोड़े पर, हथियारों के साथ, पूरे आत्मविश्वास में, और यही काफी था। कुछ ही समय में ग्वालियर विद्रोहियों के हाथ में आ गया। यह एक बड़ी सफलता थी, एक ऐसा पल जब लगा कि शायद इतिहास करवट ले रहा है। लेकिन अंग्रेजों के लिए यह अस्वीकार्य था। सर ह्यू ग्रोज एक बार फिर आगे बढ़ा। अब उसका उद्देश्य साफ था, यह युद्ध खत्म करना है और इसकी सबसे बड़ी वजह को समाप्त करना है। 18 जून 1858 की सुबह अलग थी। हवा में अजीब सी गंभीरता थी। सैनिक चुप थे, घोड़े बेचैन थे। लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को, एक विश्वस्त व्यक्ति को सौंपा। यह पहली बार था जब उन्होंने उसे खुद से दूर किया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस देखा और धीरे से सिर फेर दिया। उसके बाद वह युद्ध के लिए आगे बढ़ी। कोटा की सराय के पास अंतिम लड़ाई शुरू हुई। यह कोई सुनियोजित युद्ध नहीं था, यह एक सीधा टकराव था। लक्ष्मीबाई आगे थीं, हर जगह जहां लड़ाई सबसे कठिन थी। कई अंग्रेज सैनिक उनकी तलवार के सामने टिक नहीं पाए। लेकिन युद्ध किसी की बहादुरी नहीं देखता। एक गोली लगी, फिर एक वार, घोड़ा लड़खड़ा गया। लक्ष्मीबाई गिर पड़ी। साथियों ने उन्हें घेर लिया, उन्हें उठाने की कोशिश की। वह घायल थीं, लेकिन होश में थीं। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें अंग्रेजों के हाथ न लगने दिया जाए। उन्हें पास के एक स्थान पर ले जाया गया। लक्ष्मीबाई जानती थीं कि अब अंत पास है। उन्होंने खुद अंतिम व्यवस्था करने को कहा। जब आग जली तो कोई चीख नहीं थी, कोई भय नहीं था, बस एक शांत स्वीकार था। अंग्रेज वहां पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ यह पता चला कि जिससे वे डरते थे वह उनके हाथ नहीं आई। बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने माना कि यह विद्रोह की सबसे सक्षम और खतरनाक नेता थीं। लेकिन भारत ने उन्हें नेता नहीं कहा, भारत ने उन्हें प्रतीक कहा, और यही उनकी असली जीत थी। यह वह हिस्सा है जहां रानी लक्ष्मीबाई अब मंच पर नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। जब कोटा की सराय की लड़ाई खत्म हुई तो मैदान में सिर्फ धुआं था, टूटे हथियार थे और बिखरे हुए सपने। अंग्रेजों को जीत मिली थी, लेकिन उन्हें वह संतोष नहीं मिला जो वे चाहते थे, क्योंकि जिसे वे जीवित या मृत पकड़ना चाहते थे वह उनके हाथ नहीं आई। रानी लक्ष्मीबाई जा चुकी थीं, लेकिन उनके जाने के साथ विद्रोह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब वह एक विचार बन चुका था। ग्वालियर दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। झांसी पहले ही जा चुका था, कालपी भी हाथ से निकल चुका था। अब नक्शे पर कहीं कोई ऐसा बड़ा केंद्र नहीं बचा था जो खुलकर विद्रोह का नेतृत्व कर सके। लेकिन गांव-गांव, छोटी टुकड़ियों में लड़ाई जारी थी। तात्या टोपे अब भी सक्रिय थे। उनका युद्ध का तरीका बदल चुका था। अब वह सामने से टकराने की बजाय छापामार रणनीति अपना रहे थे।
अंग्रेजों के लिए यह और ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब दुश्मन दिखाई नहीं देता था। हर जंगल, हर रास्ता, हर गांव संभावित खतरा बन चुका था। लेकिन अंग्रेजों के पास समय था, संसाधन थे और एक संगठित शासन तंत्र था। धीरे धीरे वे हर विद्रोही केंद्र को कुचलते गए। जो पकड़े गए उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। डर फैलाना जरूरी था ताकि कोई दोबारा साहस न करे। लेकिन डर के साथ साथ एक और चीज फैल रही थी, कहानियां। लक्ष्मीबाई की कहानियां। कैसे एक महिला घोड़े पर बैठकर पूरी ब्रिटिश सेना के सामने खड़ी हो गई। कैसे उसने कभी दया नहीं मांगी, कभी समझौता नहीं किया। कैसे उसने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर युद्ध किया। ये बातें अंग्रेजों की रिपोर्टों में नहीं थीं, लेकिन लोगों की यादों में थीं। और यही सबसे खतरनाक होता है। अंग्रेज प्रशासन ने धीरे धीरे समझ लिया कि यह सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, यह मानसिक लड़ाई थी। इसलिए उन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया। सरकारी दस्तावेजों में लक्ष्मीबाई को एक विद्रोही कहा गया, एक अराजक तत्व, एक समस्या। लेकिन भारत ने उन्हें उस रूप में नहीं देखा। भारत के लिए वह स्त्री थी जिसने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यह बदलाव इसी विद्रोह का नतीजा था। रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई भले ही तत्काल जीत न दिला सकी, लेकिन उसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। अब शासन ज्यादा सतर्क हो गया। अब भारतीयों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे नए आंदोलनों ने जन्म लिया। शब्दों के जरिए, शिक्षा के जरिए, संगठनों के जरिए। लेकिन हर आंदोलन के पीछे कहीं न कहीं 1857 की आग जल रही थी। और उस आग की सबसे तेज लपट लक्ष्मीबाई थीं। समय बीतता गया, नई पीढ़ियां आईं, लेकिन झांसी की रानी कहानियों से बाहर नहीं गईं। कविताओं में वह जीवित रहीं, लोकगीतों में वह गूंजती रहीं। बच्चों को सिखाया गया कि साहस कैसा होता है। महिलाओं को बताया गया कि सीमाएं समाज बनाता है, इतिहास नहीं। अंग्रेज अफसरों की निजी चिट्ठियों में आज भी एक बात मिलती है। वे मानते थे कि अगर विद्रोह के पास और 10 लक्ष्मीबाई होती तो भारत को काबू में रखना असंभव हो जाता। यह स्वीकारोक्ति किसी स्मारक से कम नहीं। रानी लक्ष्मीबाई किसी युद्ध में नहीं जीतीं, लेकिन उन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने समझा कि आजादी एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए कुर्बानियां लगती है। और कुछ कुर्बानियां इतनी गहरी होती है कि वे सदियों तक लोगों को जगाती रहती है। झांसी की रानी ऐसी ही एक कुर्बानी थी। यह वह हिस्सा है जहां रानी लक्ष्मीबाई अब इतिहास नहीं रहती, बल्कि चेतना बन जाती है। समय आगे बढ़ता गया। अंग्रेजी हुकूमत मजबूत दिखने लगी, लेकिन भीतर से वह कभी सुरक्षित नहीं रही, क्योंकि 1857 के बाद भारत वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब लोगों ने यह देख लिया था कि सत्ता अजेय नहीं होती, और यह विश्वास सबसे पहले झांसी की रानी ने दिलाया था। अंग्रेज सरकार ने कोशिश की कि विद्रोह की स्मृति को कमजोर किया जाए। इतिहास की किताबों में शब्दों को सावधानी से चुना गया। कहीं विद्रोह लिखा गया, कहीं अशांति, कहीं स्थानीय बगावत। लेकिन जनता की भाषा इन शब्दों को नहीं मानती थी। जनता ने उन्हें रानी कहा, योद्धा कहा और धीरे धीरे मां कहा। जब 19वीं सदी का अंत आया तो भारत में एक नया आंदोलन जन्म ले चुका था। अब लड़ाई तलवारों से नहीं,
विचारों से लड़ी जा रही थी, लेकिन हर भाषण में, हर लेख में, हर गोपनीय बैठक में किसी न किसी रूप में रानी लक्ष्मीबाई मौजूद रहती थीं। जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की बात की तो उसके पीछे 1857 की छाया थी। जब लाला लाजपत राय ने बलिदान का अर्थ समझाया तो झांसी की रानी उदाहरण बनकर सामने आईं। जब भगत सिंह जैसे युवाओं ने फांसी को स्वीकार किया तो कहीं न कहीं उस आग की चिंगारी थी जो लक्ष्मीबाई ने जलाई थी। महात्मा गांधी का रास्ता अलग था, अहिंसा का, लेकिन उन्होंने भी कभी यह नहीं कहा कि 1857 व्यर्थ था। उन्होंने माना कि वह भारत की पहली सामूहिक चेतना थी और उस चेतना का सबसे उज्ज्वल चेहरा लक्ष्मीबाई थीं। आजाद भारत बना, नक्शा बदला, झंडा बदला, सत्ता बदली, लेकिन जिन मूल्यों पर देश खड़ा हुआ उनमें रानी लक्ष्मीबाई की छाया साफ दिखाई देती है। साहस, स्वाभिमान और अन्याय के सामने अडिग रहना। आज झांसी में उनकी मूर्ति खड़ी है, घोड़े पर तलवार उठाए हुए, लेकिन वह मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं है, वह उस विचार की मूर्ति है कि नेतृत्व जन्म से नहीं, निर्णय से बनता है। स्कूलों में बच्चों को उनकी कहानी सुनाई जाती है, लेकिन वह कहानी अब सिर्फ इतिहास नहीं, वह एक सवाल है। अगर एक स्त्री इतनी सीमाओं के बीच, इतनी ताकत के सामने इतना दृढ़ रह सकती है, तो हम क्यों नहीं? भारतीय सेना में महिला अधिकारी आज सीमाओं पर खड़ी है। उनके प्रशिक्षण केंद्रों में रानी लक्ष्मीबाई का नाम सम्मान से लिया जाता है। महिला सशक्तिकरण की बात हो तो भाषणों में उनका जिक्र आता है, लेकिन असली सम्मान भाषणों में नहीं होता। असली सम्मान तब होता है जब समाज किसी लड़की को कमजोर मानना छोड़ देता है, और यह बदलाव धीरे धीरे आया है। सिनेमा ने भी लक्ष्मीबाई को अपनाया, कभी भव्य रूप में, कभी भावनात्मक रूप में। हर बार एक नई पीढ़ी ने उन्हें नए तरीके से जाना, लेकिन हर बार एक बात समान रही, वह झुकी नहीं। अंग्रेज इतिहासकारों ने बाद के वर्षों में अपने ही दस्तावेजों को दोबारा पढ़ा और उन्हें यह मानना पड़ा कि लक्ष्मीबाई सिर्फ एक विद्रोही नहीं थीं, वह रणनीतिक थीं, राजनीतिक थीं और असाधारण रूप से साहसी थीं। आज इतिहास के विद्वान जब 1857 का विश्लेषण करते हैं तो कहते हैं, अगर उस विद्रोह का कोई चेहरा था तो वह लक्ष्मीबाई थीं। अगर उस विद्रोह की कोई आत्मा थी तो वह लक्ष्मीबाई थीं, और अगर उस विद्रोह की कोई विरासत है तो वह आज का भारत है। रानी लक्ष्मीबाई किसी एक धर्म की नहीं थीं, किसी एक जाति की नहीं थीं, किसी एक विचारधारा की नहीं थीं, वह उस भारत की थीं जो अन्याय के सामने चुप नहीं रहता। उनकी कहानी यह नहीं सिखाती कि जीत कैसे पाई जाए, उनकी कहानी यह सिखाती है कि हार के सामने कैसे खड़ा रहा जाए, और शायद यही सबसे बड़ी जीत होती है। आज जब कोई बच्चा उनका नाम लेता है तो वह सिर्फ एक रानी का नाम नहीं लेता, वह एक साहस का नाम लेता है, एक आत्मसम्मान का नाम लेता है, एक ऐसे भारत का नाम लेता है जो झुकना नहीं जानता। झांसी की रानी इतिहास में नहीं रहती, वह हर उस इंसान में रहती है जो अन्याय के सामने खड़ा होने का साहस करता है। और जब तक ऐसे लोग रहते हैं तब तक लक्ष्मीबाई अमर रहती है। धन्यवाद दोस्तों।